बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने इससे पहले कभी कैफ का पेपर नहीं दिया वो ज़रा एक बार हाथ खड़ा करें। ठीक हो, यानी मेजॉरिटी वो है जो पहली बार कैफ में पेयर होने जा रही है। अच्छा, तो आपके जहन में टैक्स से रिलेटेड क्या बात इससे पहले है दिमाग में, ज़रा उसकी बात पहले कर लेते हैं। आपके जहन में क्या है, टैक्स कैसा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ेंगे, और उसकी डिस्कशन हो जाए ज़रा, फिर उसके बाद हम बता देते हैं टैक्स क्या है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी टैक्स के बारे में क्या है। जी सर। कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होगा, थ्योरी भी होगी, पर थ्योरी टेक्स्ट की न्यूमेरिकल से कम होगी क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, हाँ जो कि लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा है और थ्योरी पे भी इतना फोकस करते हैं न्यूमेरिकल। जी सर जी। तो एक भाई ने कहा कि टैक्स के पेपर में सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, न्यूमेरिकल भी होंगे। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट को रेफर किया, तो मैं बहुत से बच्चे जो कि अभी पहली बार ही कैफ की अटेंड दे रहे हैं तो उनको ये बताता चलूँगा कि सर हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पर बिलीव करते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है कि सबसे पहले असूल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जिस बच्चे को वो सेट ऑफ रूल और असूल पता होते हैं ना, वो उसके बाद अगर वो असूल पूछे तो हम वो भी लिख सकते हैं, और अगर वो उस असूल की बेस पर कोई सवाल पूछे, कोई न्यूमेरिकल पूछे, तो हम वो भी हल कर सकते हैं। सो बुनियादी तौर पे जो हमारी स्टडी अप्रोच है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होती है कि यार हम आपको वो असूल सिखाएं। देखें, कानून है, टैक्स जो है बेसिकली क्या है, ये लॉ है। हम बिल्कुल अभी बात शुरू हो रही है तो ये वाली बात करते चलें कि इस सब्जेक्ट की थीम ये है कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के बारे में कानून है क्या, उसको समझना है। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पे एक मिजाज है कि वो उसको कहते हैं ना कि उसको ज़रा को बात आपको करेंगे, तो मैंने देखा है बच्चों को थोड़ी सी अभी बिल्कुल टैक्स पढ़ना ही शुरू करते हैं तो बच्चे कह देते हैं कि सर आपको नहीं लगता इनकम टैक्स में ये होना चाहिए। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार थोड़ा सा सब्र कर लो, हमारा अभी क्या मकसद है, टैक्स का कानून क्या है, कानून क्या है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये कानून लागू कैसे किया जाएगा, ये असल गेम है। तो टैक्स इज ऑल अबाउट कानून क्या है, कैसे लागू किया जाएगा, इसको समझना है, ये पढ़ाना है। ये टोटल इस सब्जेक्ट की थीम है, और उसमें मेनली हमारे कोर्स में एक इनकम टैक्स है और एक सेल्स टैक्स है। उसके अलावा एक बेसिक टैक्सेशन का पोर्शन है, अभी डिटेल में पढ़ाता हूँ। अभी तो मैं बाय द वे बात शुरू करनी थी तो आपसे मैंने ये वाली बात कर दी कि यार बेसिकली ये कानून है, टैक्स का कानून है। जो आपको इस सी में पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि पाकिस्तान में टैक्स का कानून क्या है। कौन से टैक्स का, सिर्फ दो तरह के टैक्स की बात कर रहा है मेनली, एक इनकम टैक्स और एक सेल्स टैक्स। ये आपको पता होना चाहिए, और ये भी पूरे पूरे नहीं, ये भी पूरा इनकम टैक्स नहीं। कंपनी के इनकम टैक्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, फाइनल लेवल पे पूछा जाएगा। कंपनी के सेल्स टैक्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, फाइनल सी फेप लेवल पे पूछा जाएगा।
समझ आ रही है। अलबत्ता कुछ बुनियादी टैक्स की बातें हैं कि आइन में टैक्स की कौन सी शिकें हैं और टैक्स बुनियादी तौर पे होता क्या है, इसकी डिस्कशन होनी, ये डिस्कशन आपके साथ करनी है। तो सर टैक्स का सब्जेक्ट क्या है या टैक्स क्या है, आपसे ये वाली बात कर दी। ओरिएंटेशन को फॉर्मली शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन क्या बताऊं, बस स्टोरी ये है कि मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अभी क्वालिफाइड नहीं था, इंडस्ट्री में जॉब करने लग गया था और उसके साथ साथ कुछ टीचिंग में हल्का फुल्का आया। फिर टीचिंग का काम ज़्यादा, बच्चों का फीडबैक अच्छा था, बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री छोड़ के पक्का ही टीचिंग में आ गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं। मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि मैं एक फुल टाइम टीचर हूँ। मैं टाइम पास करने के लिए टीचिंग नहीं कर रहा। मैं इसलिए भी टीचिंग नहीं कर रहा कि चलो ठीक है सुबह सुबह 2 लेक्चर पढ़ाए तो कुछ अदर इनकम आ गई, ठीक है। मैं फुल टाइम टीचर हूँ और पिछले 10 साल से फोकस होके सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो फुल टाइम टीचर होता है उसमें मेनली डिफरेंस ये होता है कि वो बच्चों के बारे में भी सोचता है, और जो पार्ट टाइम टीचर होता है नॉर्मली मुझे लगता है कि वो सिर्फ जो पढ़ाना है उसके बारे में सोचता है। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बहरहाल हम अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम टीचर हैं जो कि प्योरली पढ़ाने के बारे में ही सोचते हैं, बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। लो सर, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की बात करूं तो सर टैक्स है, डाटा का पेपर है, कैफ 2, कैफ 3, और इसमें ऑडिट एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज। अच्छा, इसमें ऑडिट है कैफ लेवल का भी और सी फैब लेवल का भी, और टैक्स है सी फैब लेवल का, और उसके अलावा मेरिट है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के, और उसमें टैक्स का मेरिट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो आई कैप रिवीजन सेशंस करवाता है उसमें कंसेक्यूटिव ऑलमोस्ट 4 इयर्स में आई कैप की रिवीजन सेशन कंडक्ट करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लो सर, सबसे पहला अपने इंट्रोडक्शन के बाद एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपके साथ करनी है, और वो ये है कि ये सब्जेक्ट है क्या। अच्छा स्टूडेंट्स, जो कि एक रीसेंट चेंज है, जो कि एक बड़ी कंसिडरेबल चेंज आई है इस बार टैक्स में, एक तो कानून में तब्दीली है ना जो आपको साथ के साथ पढ़ाई जाएगी, और एक जो तब्दीली आई है इस बार वो आई कैप ने ग्रिड में एक छोटी सी चेंज कर दी है। अब पहले तो इनकम टैक्स था 60 to 75%, अब भी इनकम टैक्स 60 to 75% ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब इसने रिटर्न असेसमेंट अपील वाले एरिया को अलहदा से 10 से 15% मार्क्स एलोकेट कर दिए हैं। जिसका मतलब ये है कि इससे पहले इसमें से पेपर आता होता था और होता ये था कभी 8 नंबर कभी 10 नंबर का पेपर आता। तो मैं अगर आपको पास पेपर एनालिसिस दिखाऊं तो सर गौर कीजिएगा 14, 15, 16 चैप्टर में से 8 नंबर, 7 नंबर, 17, 18, 10, कभी कम कभी ज्यादा चलता था। अब क्या सीन हुआ है, अब उसने कह दिया है कि ये 10 से 15 मार्क्स आएगा, यानी ये कम से कम 10 मार्क्स का 14, 15, 16 यानी रिटर्न असेसमेंट अपील में से आएगा। तो ये एक चेंज है जिसको आपको कंसिडर करने की जरूरत है फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। जाहिर बात है जो लोग पहली बार पढ़े उनको तो फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन ओवरऑल मैंने इसको आपको बताने का मकसद ये है कि ये एक चेंज ज़रूर है जिसको कंसिडर करना चाहिए। आप में से वो बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा है और अब वो रिपीट करें, उन्हें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। ओवरऑल इनकम टैक्स 60 to 75% ही है, बट उसने ब्रेक करके रिटर्न असेसमेंट अपील में से 10 to 15 मार्क्स को अलहदा शो किया है, जिसका मतलब है इसमें से इतने मार्क्स का पेपर लाजमी आएगा। अब ये वाली बात जो हो रही थी, थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट की नेचर क्या है। वैसे कहने की हद तक तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है चूंकि कानून है, लेकिन जब आई कैप के पेपर की तरफ देखते हैं हम, तो 20% के करीब नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग है, क्रैमिंग है, और 80% न्यूमेरिकल टेस्टिंग है। न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है जब वो नंबर्स में आपसे पूछता है, या इसको एप्लीकेशन बेस्ड कहूं उसमें केस स्टडी भी आ जाती है। आपसे किसी केस के बारे में पूछना। अब वही बात है कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है और आपको असूल का पता है, तो फिर वो चाहे आपसे वही असूल दोबारा पूछ ले, चाहे उस असूल जो है उसके बारे में कोई न्यूमेरिकल पूछ ले या कोई केस स्टडी पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपको वो रूल आता है। लेकिन तैयारी का फर्क होता है, उसको तैयार करने का फर्क होता है। तैयार करने का क्या फर्क होता है सर? पहले केस में तो रट्टा लगाया, बात को समझा, जेहन में बैठ गई, अंग्रेजी याद की, गेम ओवर। लेकिन जब वो न्यूमेरिकल पूछेगा या केस स्टडी पूछेगा, तो सिर्फ अंग्रेजी का रट्टा लगना काफी नहीं होता। फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसकी बाकायदा पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती। और मैं आपको फर्स्ट डे ही बता दूं कि हम लास्ट 3 to 4 संडेज 3 आवर की एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं, जिसका मकसद क्या होता है? आपको न्यूमेरिकल्स जो फुल फ्लेज आई टैक्स के पेपर में ना 20 मार्क्स का 20 नंबर के 2 से 3 न्यूमेरिकल भी एट टाइम्स आ जाते हैं। 18 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का न्यूमेरिकल होता है बड़ा। तो फिर वो जो बड़े सवाल होते हैं उसकी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस के लिए लास्ट में 3 to 4 संडेज भी ऑन किए जाते हैं। और वो बाय द वे बात चली तो बताऊंगा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो चुके हैं, जो कहते हैं कि सर वो संडे वाली क्लास का बड़ा फ़ायदा होता है। तो वो मैं आपको आज फर्स्ट डे ही बता रहा हूँ कि लास्ट में एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस सेशंस हमारे होते हैं, जो इस न्यूमेरिकल में उस दिन हम फिर सिर्फ प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। आमतौर पे भी ये प्रैक्टिस चल रही होती है, लेकिन जब एक्सक्लूसिव एक दिन आपको बुलाएंगे और 2.5-3 घंटे आपको वो प्रैक्टिस कराएंगे, तो उससे बच्चे की उस एरिया पे ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। तो भाई दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड, और न्यूमेरिकल बेस्ड जो चूँकि इतना ज़्यादा पोर्शन है तो इस पर हमारी प्रैक्टिस भी बड़ी एक्सटेंसिव होती है। साथ साथ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी की जाती है और एंड पर फुल फ्लेज न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस भी होती है सर। तो आई कैप में ये जो सब्जेक्ट है टैक्स प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस, उसमें उसमें कौन कौन से टैक्स लॉज हैं इसकी बात कर ली। आई कैप पेपर में किस तरह पूछता है इसकी बात कर ली। अच्छा जी,
इसके बाद हम इधर आ जाते हैं जनाब। जब भी बच्चा क्लास में आता है, उसके ज़हन में कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपने टीचर से रिलेटेड, और मैं हमेशा, मेरा रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, हमेशा ही मैं सब बच्चों के हवाले से इस तरह ही करता हूँ कि फर्स्ट डे ये ज़रूर पूछता हूँ कि यार आपने एनरोलमेंट कराई, आप क्लास में आए, आज फर्स्ट डे है, सर आपके जहन में क्या है और आप क्या उम्मीद लेकर आपने एनरोलमेंट कराई है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एक टीचर से, वो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ इंडिविजुअली। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो मुझे व्हाट्सएप करके इस सवाल का जवाब दें, और अभी हम कैमरा रोक देते हैं, इंडिविजुअली सब बच्चों से पूछना। जो क्लास में मौजूद बच्चे हैं, इनसे डिस्कशन का एक मोटा मोटा एनालिसिस ये है कि एक भाई ने कहा है कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो मैं भी समझ आ रही हूँ, तो मैंने उसके जवाब में कहा कि सर मैं 300 से ज़्यादा बार ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, और ये जो 301वीं बार पढ़ाना है ये एक्सक्लूसिवली इसलिए कि आप बच्चों को समझ आए। आप में से जिस बच्चे को ये समझ नहीं आए, जहां पर नहीं आए, वो वहीं पे हाथ खड़ा करे, मैं हाजिर हूं, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन में जो बच्चे मौजूद हैं, जहां पर समझ नहीं आए वहीं पे ही स्पेस का बटन दबाएं, रोकें और मुझे वॉइस नोट कर दें। सर समझ आ रहा है? वॉइस नोट करें, सर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा, जो आप बात कहेंगे उसका जवाब दूंगा। सर पॉइंट समझ आ रहा है? तो ऑनलाइन वाला बच्चा हमारे साथ चल रहा हो, वो बच्चा जो लाइव क्लास ले रहा होगा उसके लिए इंटरैक्टिव होगा, उसके लिए एक ऑप्शन ये होती है कि मौके पे वो सवाल करे। मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को इंश्योर करूंगा कि क्लास ख़त्म करने से पहले अपने लाइव बच्चों को सारी क्यूरीज को एड्रेस करके ये क्लास ख़त्म करूं। तो सर आप लाइव क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास की जो टाइमिंग है, ये क्या टाइम है लाइव क्लास का मुझे बताइएगा। एक लाइव क्लास है उसकी टाइमिंग आपके साथ शेयर होगी, और वो आप जिस ग्रुप में भी हैं वो लाइव क्लास का लिंक जो है वो आपके साथ शेयर होगा। वो 2:15 से 3:20 से 30 मिनट तक होगी, यानी 2:15 से 3:30 उसका ऑफिशियल टाइम है लाइव क्लास का। तो आप में से कोई बच्चा वो वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकता है, जो भी ऑनलाइन में इनरोल्ड है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका रोज़ लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, आप लाइव क्लास ले पाएंगे। तो भाई लाइव क्लास में है तो क्या करेंगे, सवाल उस पर पूछ लेंगे वेबिनार पे, और अगर रिकॉर्डेड ले रहे हैं उधर ही रुकें जहां पर बात चल रही थी। अगर कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें, अगर कुछ स्क्रीन पर नहीं लिखा हुआ और अगर कुछ स्क्रीन पर नहीं लिखा हुआ, मैंने कुछ बोला है वो नहीं समझ आ रहा, उसको आप वॉइस करें। जिस तरह अब यार एक बच्चा क्लास में बैठा क्या करेगा, हाथ खड़ा करके सवाल पूछेगा, आप भी उसी वक्त सवाल पूछ लें। बंदा कहता है मैं बाद में पूछ लूंगा, भूल जाता है, मौके पे उसी वक्त सवाल पूछे। मैं इस चीज को बड़ा ज्यादा हाईलाइट करता हूँ इस पॉइंट को कि यार आप क्लास में आए हो या आप ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हो या आप फिजिकली क्लास में मौजूद हो, तो कम से कम आप ये डिजर्व करते हो कि आपके सवाल को मौके पर जवाब दिया जाए। सर समझ आ रही है? सर आपका ये हक है। और एक मेरा एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि यार सवाल जो आपके जहन में आ गए वही बड़ा और मोतबर है,
कुछ लोग इसी सवाल नहीं पूछते कि यार कोई साथ वाला हंस पड़ेगा। कुछ लोग इसलिए सवाल नहीं पूछते कि यार मुझे नहीं आता बाकियों को आता होगा। ओ भाई, नहीं आता पूछो, पैसे दिए हैं, सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट क्या है कि आप रिस्पेक्टफुल रहें, सवाल पूछें, हम हाजिर हैं। मसला सिर्फ ये है कि आपके जहन में ये खौफ नहीं आना चाहिए कि साथ वाला बैठा। आमतौर पे क्लास में चूंकि बहुत ज्यादा रश होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि यार क्या सवाल पूछो, कुछ साथ वाला हंसना पड़े। तो मेरे जहन में अक्सर वो व्यू आता है कि आपने कभी वो देखा जो स्टेडियम में शोज होते हैं, पूरे स्टेडियम में अंधेरा होता है, वो जो आर्टिस्ट होता है ना जो पियानो बजा रहा होता है उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट जाती है, तो जो सामने बैठा हुआ बंदा होता है ना उसके उसका एक्सपीरियंस पता कैसे होता है, उससे लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं हूं और ये बंदा है, आर्टिस्ट है जो पियानो बजा रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मेरी क्लास में जो बच्चा बैठा हुआ है या जो मुझसे पढ़ रहा है उसका और मेरा रिलेशन ऐसा हो, उसको लगे कि सिर्फ मैं हूं और सारा। सवाल पूछे, खत्म। आपने हाथ खड़ा किया, आपको क्या लगा दुनिया में और क्या हो रहा? सवाल पूछे, मैं हाजिर हूं, दिल से हाजिर हूं, चाहता हूं कि मैं आपकी सपोर्ट करूं। पॉइंट समझ आ रहा? सर मैं हाजिर हूं, व्हाट्सएप पर हाजिर हूं, जो सवाल पूछे उसके लिए हाजिर। आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको प्रॉपरली इस चैनल को यूज करें। और यही अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता, अगर मैं अपने आप को स्टूडेंट की जगह पर रख के सोचूं तो मैं ये बात करता कि सर एज ए स्टूडेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो और मेरा पेपर पास हो। जो बात भाई ने कही, एज ए स्टूडेंट मैं अभी ये एक्सपेक्ट करता हूँ, सीधी सीधी बात, मुझे समझ भी है, मेरा पेपर भी पास। अब इतनी लंबी स्टोरी आपने एक एक सुनाई है, कुछ मैं भी तो कहूंगा ना। मैं क्या कहूंगा? सर क्लास में पढ़ाऊंगा, आपने रोज के रोज जो पढ़ाऊं उसकी किताब जरूर पढ़नी है। टेस्ट कोई मिस नहीं होना चाहिए और एक और डेली स्टडी करनी। सर याद रखिएगा, सीए में हार्ड वर्क से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। हार्ड वर्क क्या है और कंसिस्टेंसी क्या है? सर एक बच्चे ने मुझसे आगे पूछा, सर मैं ना हर रोज 1 घंटा नहीं पढ़ सकता, एक हफ्ते बाद 8 घंटे पढ़ लूं, ठीक है? नहीं ठीक। मैंने कहा भाई आप एक हफ्ते बाद आप इकट्ठी दवाई खा सकते हो, एक हफ्ते की, एक हफ्ते का इकट्ठा खाना खा सकते हो। सर जब आप उस लेक्चर को लेते हैं उसके अगला लेक्चर लेने से पहले पहले आपने उसको तैयार करना होता है। जब आप उस टाइम पे उसको तैयार करते हैं तो वो आपके दिमाग में बड़ी प्रीमियम जगह लेता है और वो बड़ा परफेक्ट आपके जेहन में रहता है। पॉइंट कहां पे खराब होता है? जहां पर आप क्या करते हैं, जहां पर आप उसको ड्यू टाइम नहीं देते जो उसका उस वक्त बनता होता है, प्रॉब्लम वहां पर आती है। सर हार्डवर्क और उसके साथ क्या है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। सर अल्लाह ताला ने 5 वक्त मुकर्रर किए हैं नमाज के। आप ये कह सकते हैं कि भाई रात को फारग हो गए, 5 दिन की 5 वक्त की इकट्ठी नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हर नमाज का एक ड्यू टाइम है। यस, स्टडी का टाइम होता है, उसे उस टाइम पे ही करना होता है। कंसिस्टेंट काम करने वाला बंदा सीए में खराब नहीं होता, फेल नहीं होता। और मैं सही बताऊं, मुश्किल कंसिस्टेंसी होती है। 12 घंटे पढ़ना मुश्किल नहीं है, हर रोज 2 घंटे पढ़ना मुश्किल है 12 दिन। ये प्रॉब्लम है, यहां पर बच्चे मार खाते हैं। नहीं सर ये वाली बात आपके साथ कर ली,
यार अब आपके साथ जो बात करने लगा हूं ना, अपने तजर्बे से करने लगा हूं, और इस बात को ऐसे पिच करूंगा कि अक्लमंद वो है जो दूसरे की गलती से समझ जाए, ना कि खुद गलती करे और फिर समझे। मैंने पिछली बार पेपर दिया, मेरा फेल हो गया, अब मैं समझाऊं कि यार मुझे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक वो है बंदा, और सियाना कौन है? जो उसको देख रहा है, अच्छा इसने ये गलती की है, ये फेल हुआ है, तो भैया जो दूसरे बंदे को ये गलती हुई है, ये इस गलती की वजह से फेल हुआ है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अक्लमंद वो है जो दूसरे की गलती को देखे और खुद उस गलती पर ना जाए। आप अक्सर देखेंगे, मैं ड्राइव करता हूँ, आप लोग भी ड्राइव करते हैं, आपने बाइक चला रहे थे, आपके आगे एक बंदा था, बड़ी स्पीड से जा रहा था, एकदम उछल के गिरा है वो, आपने फौरन अपनी बाइक को स्लो किया, क्या होता है या नहीं होता? सामने वाला बंदा एकदम उछलेगा तो आप फौरन क्या करेंगे? अपनी फौरन ब्रेक लगाएंगे अपनी बाइक की, इसमें पता नहीं आगे क्या है जिससे वो गिर गया है, मैं तो बचूं। यार ऐसे होता है या नहीं होता? सर आपसे अगली अटेम्प्ट वाले बच्चे गिरे हैं और गिरते हैं। टैक्स का रिजल्ट ऑन एवरेज तकरीबन 33-35% आता है, यानी 100 में से 35 बच्चा पास होता है, 65 बच्चा फेल होता है। ये जो बच्चा आपसे पहले फेल हो चुका है, आपका बनता है ना कि आप ब्रेक लगाएं, क्योंकि अगर आपने ब्रेक ना लगाई और आप भी उसी स्पीड से चलते रहे तो अगली बार आप भी गिर जाएंगे। यस और नो? बच्चे, वो बच्चे क्यों गिरे? 65% बच्चा गिरता है, क्यों गिरे? डिस्कस करते हैं। सर जी कहां पर प्रॉब्लम आई, क्या इश्यू है? खास तौर पे ऑनलाइन और जनरल फिजिकल बच्चों के लिए भी टीचर के साथ इंटरेक्शन को प्रॉब्लम समझते हैं, बैरियर समझते हैं। सर यकीन करें, मुझे अपना टाइम याद आ गया है कि हम गैप लेवल पे होते थे तो सर से पूछा कि सर एक सवाल, हमने ना सवाल पूछने हैं, तो हम ऐसे नहीं होता था कि एक सवाल पूछते थे, हम साथ साथ पढ़ी जा रहे हैं और किताब के आखिरी से भी सवाल लिखते जाते थे। 28 सवाल हो गए। फिर उसके बाद सर को कहा सर सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, ये सवाल का जवाब नहीं। कहते अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते गए, सर के पास बैठे, सर ने कहा, उनके टीए ने कहा कि वो सर क्लास पढ़ा रहे हैं, इस क्लास के बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। वो क्लास सर ने 1 घंटे बाद पढ़ाई, उसके बाद आए और 28 में से 15 सवालों के बाद उन्होंने कहा यार इस सवाल की क्या जरूरत है, छोड़ो, और यार पेपर में नहीं आता, और ये खुद पढ़ लेना। गिनती के 6-8 सवालों के उन्होंने जवाब दिए, सारा दिन भी ज़ाया हुआ, और 28 में से समझ लो 6 सवालों का जवाब मिला और बाकी गोली मिली, वो खा के हम वापस आ गए। 2005 में ऐसा ही था, 2025 में उल्टा हो गया। उस्ताद आपकी जेब में है, जेब से फोन निकालें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप कर दिया, गेम खत्म। सर आसान है, आज बहुत आसानी है। सर टीचर के साथ इंटरेक्शन वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकली कैंपस में आके कोई सवाल पूछना चाहें, मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे रब्ता करके टाइम ले लें, मैं उनके लिए फिजिकली भी अवेलेबल हो जाऊँ। फीमेल स्टूडेंट्स हैं, अब फीमेल क्लासेस तो यहाँ नहीं हो रही,
लेकिन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हमने कोई भी क्यूरी उनकी हो वो आ जाए ऑफिस में, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, उनको एड्रेस कर दूंगा, फिजिकली अवेलेबल हो जाऊंगा उन लोगों के लिए। वीक में एक दिन डेडिकेट कर दूंगा, 1 घंटा, जो भी किसी बच्चे का सवाल है, किसी फीमेल स्टूडेंट का सवाल है, वो आ जाए, उसको एड्रेस कर दिया जाए। अच्छा जी, तो टीचर के साथ इंटरेक्शन तो हमने काफ़ी आसान कर दी है। लाइव क्लास है, वेबिनार पे पूछें जो पूछना है, बेहतरीन। तो भाई टीचर के साथ इंटरेक्शन इज वन पॉइंट। दूसरा, स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है लेकिन ध्यान से बात नहीं सुन रहा, जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है लेकिन ध्यान से बात नहीं सुन रहा, किताब की तरफ देख रहा है और सोच ये रहा है कि मैंने वापसी पे जाते हुए दही लेके जानी है। अब जो बच्चा ये सोच रहा है वो पढ़ थोड़ी रहा है, वो तो यही सोच रहा है कि किस दुकान से मिलेगी दही, मैं दही लेके जाऊं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? दिमाग, ये जो आप काम कर रहे हैं ये सारा ज़हन का काम है, इसमें सिर्फ आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आपका माइंड भी इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं। सो अगर आप बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं और दिमाग कहीं और है, कोई फायदा नहीं है। मैं अक्सर ये बताता हूँ कि एक बंदा जो है उसने 10 ईंटें छत पे लेके जानी, ईंटें उसने अपने कंधे पे रखी हुई हैं, छत पे लेके जा रहा है और साथ साथ सोच रहे हैं मैंने वापसी पे दही लेके जानी है। वो सीढ़ियां चढ़ के छत पे पहुंच गया, उसने ईंटें रख दी, उसका काम हो गया, वापसी पे दही लेता जाएगा। लेकिन अगर आपने क्लास लेते हुए ये सोचा कि मैंने वापसी पे दही लेके जानी है, दिमाग में आपके ये चल रहा है, आपका काम नहीं हो रहा, आपका काम खराब हो गया, रुक गया है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? वो कर रहा है फिजिकल काम, उसके साथ दिमाग में कुछ भी सोच रहा है चलेगा। आप कर रहे हैं मेंटल काम, आपका तो ज़हनी काम है ना सर। तो आपका जहन होना, अलर्ट होना जरूरी है, आपको एक्टिवली हर बात को सुनना है, समझना। हमारे पास अक्सर ऐसा होता है, स्टूडेंट आते हैं आके सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं लेक्चर में बताया तो हुआ, वो कहते हैं सर नहीं बताया हुआ। फिर से कहते हैं बेटे 20 मिनट और 22 सेकंड पे जाके देखो, उसके सवाल, वो लेक्चर लगा कर सामने बैठ गए, लेक्चर चल रहा है इसका मतलब है उसने पढ़ लिए? नहीं, लेक्चर को ध्यान से पूरे को सुनना पड़ेगा। आपने लेक्चर का वीडियो टाइम पूरा नहीं करना, पहले तो आप चला 1.52 पे रहे होते, फिर उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं है सर। एक्टिवली फिजिकली बच्चे को फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओ भाई उधर क्या देख रहे हो, इधर देख, रोका, बताया, यस। और जो ऑनलाइन बैठा हुआ, सर्दियों में तो भाई रजाई के अंदर मोबाइल में, सर आपकी तवज्जो नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। एक्टिवली सर, एक मिजाज होता है पढ़ने वाले बच्चे का, एटीट्यूड होना चाहिए वो वाला जो आपके पढ़ने वाले बच्चे का होता है। टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है, बच्चा टेस्ट नॉन सीरियस होता है, टेस्ट ही नहीं देता, एक्टिवली टेस्ट नहीं देता। सर ये बच्चे जो फिजिकली आए बैठे हैं, इनका एक टाइम टेबल है, इनका स्केड्यूल है, ये जहमत करके आए, ये यहां पर बैठे, तवज्जो दी और कुछ सीखा। ऑनलाइन बच्चा
ज्यादा कामयाब वो है जो कि अपना स्केजुअल, अपनी तरतीब बनाता है और रेगुलर रहता है। मैंने ज्यादा कामयाब ऑनलाइन स्टूडेंट वो देखे हैं जो इसी तरतीब में हर रोज 3 से 4 उन्होंने टेक्स्ट का लेक्चर लेना है। हर रोज 3 से 4 उन्होंने टेक्स्ट का लेक्चर लेना है। तो उन्होंने क्या करना है, 3 से 4 उन्होंने बैठ जाना है, हर रोज लेक्चर लेना, रेगुलर है, पंक्चुअल है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कभी लेक्चर लिया, कभी ना लिया, कभी क्लास में आए, कभी छुट्टी कर ली, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी कामयाबी में हर्डल बनती है। मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है, सीधी सीधी अटेम्प्ट में पास कर गया सी, कोई फेल ही नहीं हुआ। तो मैं उससे, उसकी दोस्ती भी मेरे से वो, तो मैं उससे पूछता था कि यार तुम्हें क्या वजह है कि तुम इतना बेहतर तरीके से कर, कहते मुझे किसी ने बताया नहीं चाहिए इतना मुश्किल है। सर आपको तो हर बंदा ये कह रहा है ना मुश्किल है। सर ये सोच सोच के और सुन सुन के आप खामोशी से रेगुलर रूटीन में पढ़े, सीए को मुश्किल नहीं है। हाँ, रेगुलरिटी जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ये आदतें अपने अंदर पैदा करें। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अपनी संगत और अपनी दोस्ती ऐसी रखें जो पढ़ने वाले लोग हों, ताकि आपके साथ आपस में विद इन फ्रेंड्स एक कंपटीशन हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते, बहुत सीरियस इशू है। रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। रिटन प्रैक्टिस, जब आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने को कहेंगे तो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना सर, बहुत क्रूशियल है। ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी, मैंने आपके साथ करी। सर ये बातें रोज रोज नहीं हो सकती, मैंने एक ही बार आपके साथ कर ली है। सर मेरी किताब इंशाल्लाह शॉर्टली आ जाएगी। भी आपको कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 के नोट्स दूंगा, कल चैप्टर नंबर 1 शुरू कर देंगे। वो नोट्स ख़त्म होने तक किताब आ जाएगी, वो किताब आप ले लीजिएगा। बस वो एक ही किताब है, उसके अंदर पास पेपर हर चीज़ हमने शामिल कर दी हुई है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी सर। हाँ, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये नॉन आपने एक रीजन बयान कर कि स्टूडेंट्स टेस्ट वगैरह नहीं देते, तो इसमें सर और भी तो मतलब एक जो मेरे रिलेटेड एक चीज़ आई है कि एक क्लास के अंदर कुछ एक बिहेवियर होता है, तो ये एटीट्यूड को आप किस लहजे में ले रहे हैं? एटीट्यूड से मुराद होता है कि आपका मिजाज क्या है। बच्चा जो है रेगुलर काम करने वाला बंदा है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। वो रोज़ का रोज़ आता है, वो करता है, वो अपना काम कर रहा होता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उस बंदे को होएगी जो कभी टेस्ट देता है, कभी नहीं देता, कभी क्लास में आता है, कभी नहीं आता। सर समझ आ रही है? उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम है जो कंसिस्टेंट नहीं है। सारी बात का निचोड़ पता क्या है? हर रोज क्लास लेनी है, हर रोज का रोज पढ़ना है, जब टेस्ट हो टेस्ट देना है। मुख्तसर बात ये है, बाकी सारी बात को एक्सप्लेन किया हुआ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीए मुश्किल नहीं है। जो रेगुलर है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ले सर आज के लिए इतना ही था। जी सर, सवाल। हाँ जी, लाजमी बात है। मैं अच्छा इसके बरक्स ये है कि जो पहली बार दे रहा था वो ज़्यादा पास करता है।
आपको मैं बताता चलूं, एक ओवरऑल पासिंग रेशियो होती है। जिन बच्चों को टैक्स नहीं आता वो टैक्स का पेपर देते हैं, उसमें से 35% पास होते हैं। मैं इस बात को दूसरे तरीके से कहूं, 35% बच्चा असल में वो है जो टैक्स की तैयारी करता है जिस तरह करनी चाहिए। बाकी 65% बच्चा तैयारी ही नहीं करता। सर समझ आ रही? तो जिस अंदाज से तैयारी करनी चाहिए जो वो करेगा पास हो जाएगा। मैं आपको क्लासेस के दौरान ही तीसरे चौथे टेस्ट में मैं आपको खुद बताऊंगा कि यार देखो 35% बच्चा पास होता है। 300 बच्चे की क्लास में से ये देखो 70 बच्चों ने पेपर दिया, 70 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 230 बच्चे ने टेस्ट ही नहीं दिया। तो फिर समझ आती है ना कि क्यों 35% बच्चा पास होता है। अभी तो 4 दिन जज्बात की होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझ आती कि यार जिंदगी इतनी छोटी नहीं है, मेहनत करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दिन में 4 चैप्टर नहीं पढ़ने, हर रोज 2 सफ़े पढ़ने हैं, लेकिन 2 सफ़े पढ़ने हैं। डन सर जी, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।